हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपनी एक लाइव क्लास में वेलकम। अपन बात कर रहे थे अम्ल क्षार और लवण के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन ने अम्ल क्षार के सामान्य गुणों के बारे में और इनकी आर्यनीय संकल्पना के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन इनसे आगे अपने आज की क्लास में ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इससे पहले थोड़ी से अपन रिकॉल कर देते हैं आर्यनीय की अवधारणा को, कि आर्यनीय का जो आधार था वो अम्ल क्षार को किसके आधार पर इन्होंने परिवर्तित किया था, तो वो इनका आधार था H+ और OS-, अर्थात जिसको जल के अंदर घोलने पर जो H+ आयन देते हैं वे तो कहलाते हैं एसिड या अम्ल, और जिनको जल के अंदर घोलने पर OS आयन देते हैं वे कहलाते हैं क्षार। तो ये तो थी अपनी आर्यनीय अवधारणा। और उसके आगे आज हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के बारे में। कि ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा अम्लों क्षार की परिभाषा को किस प्रकार प्रस्तुत करती है। सबसे पहले ये जो अवधारणा है इनके नाम पर ही दी गई है। इसकी अवधारणा जोहान्स ब्रोंस्टेड, दो वैज्ञानिक हैं, जोहान्स ब्रोंस्टेड और थॉमस एम लोरी ने, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब ये दोनों अम्ल क्षार की परिभाषा को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि अम्ल प्रोटॉन दाता, अर्थात जो प्रोटॉन का दान करते हैं, जो प्रोटॉन को त्यागते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्षार। यह परिभाषा किसने दी थी, थॉमस लोरी, और ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था, यह परिभाषा इनकी थी। बात करते हैं वे पदार्थ जो H+ आयन या फिर प्रोटॉन दाता वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये अपने पास में एक प्रोटॉन है, क्या है, ये एक प्रोटॉन है। अपन ने क्या बात की, जो प्रोटॉन को त्यागता वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अब यहां पर देखिए ये क्या है, एक प्रोटॉन है, और यह प्रोटॉन ये किसको देगा, इस B को देगा, अर्थात A है वो एक प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए अपना A क्या है, अम्ल है। जो B है ये B प्रोटॉन को क्या कर रहा है, A से प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए जो ग्रहण करता वो क्या है, क्षार। तो B अपना क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यहां पर बात करते हैं अपन, जो हमारा A है, पहले A के पास में एक प्रोटॉन था और इसने प्रोटॉन को B को दे दिया, तो यह बन गया संयुग्मी क्षार, और यह बन गया अपना संयुग्मी अम्ल। इनको संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास में पहले एक प्रोटॉन था और इसने एक प्रोटॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और यह बन गया संयुग्मी क्षार। इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, इनके पास में एक प्रोटॉन नहीं था, इन्होंने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के कारण ये कैसा बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया। कहने का मतलब है कि एक प्रोटॉन के अंतर के कारण ही संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल का निर्माण होता है। अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे HCl और H2, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये अपना जल है। अब यहां पर देखते हैं कि कौन किसको त्याग रहा है और कौन प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। यहां पर देखिए इसके पास में क्या है, एक प्रोटॉन है, और इसने क्या कर दिया, प्रोटॉन को त्याग दिया।
तो ये तो क्या हो गया, प्रोटॉन दाता, अर्थात प्रोटॉन दाता, इसलिए ये क्या है, एसिड है। तो ये HCl हो गया एसिड। यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, 2 प्रोटॉन, यहां पर 3 प्रोटॉन, इसका मतलब इसने एक प्रोटॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, तो ये हो गया प्रोटॉन ग्राही। क्या हो गया, प्रोटॉन ग्राही। इसका मतलब ये क्या है, सार है। जो प्रोटॉन को ग्रहण करता वो सार, जो प्रोटॉन को त्यागता वो क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब यहां पर देखिए ये अपना क्लोरीन क्या है, संयुग्मी सार है। क्लोरीन क्या है, संयुग्मी सार है, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को त्याग दिया है, एक प्रोटॉन को क्या किया है, त्याग दिया। तो ये हो गया अपना संयुग्मी सार, और H3O ये हो गया अपना संयुग्मी अम्ल, क्योंकि एक इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया है, इसने प्रोटॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। इस अभिक्रिया के अंदर ये HCl क्या है, अम्ल है। यहां HCl एक प्रोटॉन का त्याग करता है, HCl एक प्रोटॉन का त्याग करता है, अतः क्या है, अम्ल है। अम्ल किसके कारण है, क्योंकि एक प्रोटॉन का त्याग करता है, जो प्रोटॉन का त्याग करता है वो क्या होता है, अम्ल। लेकिन यह एक प्रोटॉन त्याग कर क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यह प्रोटॉन देकर Cl माइनस क्लोरीन में बदल जाता है, और इस जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं संयुग्मी सार कहते हैं, जिसे सार कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, ये जो अपना जल काणु है, ये जल काणु एक प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहां जल का अणु एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, अतः ये क्या है, अतः ये एक सार है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, अतः ये एक सार है। लेकिन यह एक प्रोटॉन को ग्रहण करके H3O में बदल जाता है, लेकिन यह प्रोटॉन ग्रहण करके H3O में बदल जाता है, और जिसे अपन क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल कहते हैं। जिसे अपन संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, जल और अमोनिया। अब इसके अंदर ध्यान रखना कौन अम्ल है और कौन सार है। ध्यान दीजिए, इसके अंदर यह जो जल का अणु है, इस जल के अणु ने क्या किया, प्रोटॉन का त्याग किया का ग्रहण किया। इसने एक प्रोटॉन का त्याग किया, तो यह हो गया प्रोटॉन दाता, अर्थात यहां पर जल क्या है, एसिड है। इसने प्रोटॉन का दान कर दिया। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं, जो अपना अमोनिया है यह प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है। यहां पर 3 लेयर पर 4 हो गया, इसका मतलब एक इसने ग्रहण किया, तो ये यहां पर है प्रोटॉन ग्राही। इसका मतलब ये क्या है, सार है। ये क्या है, सार है। और ये OS क्या बन गया, यहां पर यह पर OS है, यह बन गया अपना संयुग्मी सार।
संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार क्यों बना है? क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को त्याग दिया। यहाँ पर इसका मतलब है कि इसने एक प्रोटॉन को त्यागा हुआ है, एक प्रोटॉन का त्याग दिया है, लेकिन यह अपना क्या है? संयुग्मी अम्ल। क्यों? क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया है। इसने एक प्रोटॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल का निर्माण ओनली फॉर एक प्रोटॉन के अंतर के कारण ही होता है। तो इसको आप समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना है, इनका आधार तो था प्रोटॉन का त्याग और प्रोटॉन का ग्रहण, लेकिन यह संकल्पना BF3SO2 या फिर CO2 जिसके अंदर प्रोटॉन उपस्थित नहीं है या जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है, उनकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? ब्रोंस्टेड लोरी, ये इनकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो इनकी व्याख्या करने के लिए आगे इलेक्ट्रॉनों के आधार पर एक संरचना या एक संकल्पना का निर्माण किया गया था, तो वो है अपनी लुईस संकल्पना। उसको अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरी अपनी संकल्पना वह है अम्लसार की लुईस संकल्पना। इस संकल्पना को 1923 में लुईस ने दी या लुईस ने प्रतिपादित किया। अब ध्यान दीजिए मित्रों, यह संकल्पना अम्लसार के बारे में या अम्लसार को किस प्रकार परिभाषित करती है, इनका जो आधार है वो है इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म। अर्थात वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वे तो होते हैं एसिड या अम्ल, लेकिन वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्षार। तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण वे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग जो त्यागते हैं वे होते हैं क्षार। वे क्या होते हैं? क्षार। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी लुईस ने। क्या कहा था? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को या इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वे क्या है? वे अम्ल है। लेकिन वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं वे कहलाते हैं लुईस क्षार। यह परिभाषा किसने दी थी? लुईस ने दी थी। जैसे अपन एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, BF3 ये अमोनिया, ये इनके पास में दो डॉट बिंदु, ये क्या है? ये इनका इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये इनका इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब क्या होगा? आप ध्यान से देखना मित्रों, ये BF3 इनके पास में क्या है? इनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इसका मतलब जो ग्रहण करता वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो ये क्या हो गई? अम्ल हो गई। इन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग किया, इसका मतलब ये क्या है? ये है क्षार। और त्याग करने के पश्चात एक यौगिक का निर्माण करते हैं और वह यौगिक उपसहसंयोजक बंध द्वारा परस्पर जुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान दीजिए, यह लुईस अम्ल ने इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करके यौगिक का निर्माण किया और वह किससे जुड़ा हुआ है? बंध। उस बंध को अपन कहते हैं सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर उपसह संयोजक बंध। कौन से बंध जुड़े हुए हैं? उपसह संयोजक बंध के द्वारा। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके
यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यौगिक का निर्माण करता है। और वह यौगिक एक बंध द्वारा आपस में जुड़ा होता है। वह बंध है अपना उपसहसंयोजक बंध, और वे आपस में उपसहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। बंध से जुड़े होते हैं। तो यहां पर आपको बंध दिखाई दे रहा है, ये कौन सा बंध है? उपसहसंयोजक बंध। अब मित्रों बात करते हैं कि लुईस अम्ल के बारे में। ऐसे कौन कौन से और भी पदार्थ है जो लुईस अम्ल हो सकते हैं। जैसे पहली बात तो होगी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वे क्या हो गए? लुईस अम्ल। दूसरी बात, वे पदार्थ जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक क्या होता है? अपूर्ण। वे भी क्या है? अम्ल है। दूसरी बात, वे पदार्थ जिनका धनावेश होता है, जिन पर सामान्यतः वे कैसे होते हैं? धनायन होते हैं, तो वे भी क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी पदार्थ कैसे हैं? ये सभी लुईस अम्ल है। जैसे और बात करते हैं अपन, BF3 हो गया, तो यह कैसे है? ये लुईस अम्ल है। क्यों है? क्योंकि या तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, या फिर इनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। इनका अष्टक अपूर्ण होता है, या फिर ये साधारणतः धनायन होते हैं। ये कैसे होते हैं? धनायन। इनके जो ऊपर आवेश है वो आवेश कैसा है? धनायन का। अब अपन ने बात की कि इनका अष्टक अपूर्ण होता है। क्या सोडियम का अष्टक पूर्ण है? बिल्कुल पूर्ण नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात की जाए तो 281, क्या इनका अष्टक पूर्ण है? बिल्कुल नहीं है। अंतिम क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अष्टक पूर्ण नहीं है। ये पोटेशियम 2, 8, 8 और 1, इनका भी अष्टक पूर्ण नहीं है। इनका भी नहीं है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। फिर बात करते हैं अपन लुईस सार की। किसकी बात करते हैं? लुईस सार की। लुईस सार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं। और दूसरी बात, इन पर सामान्यतः कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। कैसा होता है? ऋणावेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग और साधारणतः ये कैसे होते हैं? ऋणावेश होते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल बात करते हैं, अमोनिया हो गया, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये जल हो गया, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये ऋणायन वाले हो गए। तो ये सभी पदार्थ, ये आयंस कैसे हैं? लुईस सार है। तो आपको समझ में आ गया, लुईस सार और लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, इनका अष्टक अपूर्ण होता है। और तीसरी बात, ये कैसे होते हैं? धनायन होते हैं। ये सारे लुईस अम्ल है। तो लुईस सार ये ऋणायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, जल हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन हो गया और क्लोरीन आयन हो गया। ये कैसे हैं? लुईस सार है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार अपन इन तीनों थ्योरियों के माध्यम से समझते हैं कि जो अम्ल सार होते हैं वे S+ और OS आयन युक्त ही नहीं होते। इनके अलावा भी इनकी व्याख्या की जा सकती है। जैसे जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, या फिर जो प्रोटॉन दाता होते हैं या फिर प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो इसके माध्यम से इस प्रकार अपन अम्ल सार की व्याख्या की। आपको समझ में आया? पढ़ा? आप पढ़ते रहिए।